नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम न्यायालय की अवमानना का मुद्दा इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आखिर क्यों है ये? हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति CS कर्णन को न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया गया और उन्हें न्यायिक कार्य से बेदखल कर दिया गया तथा उसके बाद उन्हें 6 माह की जेल की सज़ा भी सुनाई गई। न्यायालय की अवमानना का क्या अर्थ है? ऐसा कोई कार्य जो न्यायिक कार्यवाही की सीमाओं की स्वतंत्रता को कम करता हो और जो कानून के प्रशासन में आवश्यक रूप से बाधा डालता हो या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता हो। ऐसा कोई आचरण जिसकी प्रवृत्ति कानून के प्राधिकार या प्रशासन का निरादर करने की हो, या मुकदमे के दौरान हस्तक्षेप करने की हो, या पक्षकारों अथवा उनके साक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की हो। भारत में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 का के अंतर्गत अवमानना को सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना में वर्गीकृत किया गया है। सिविल और आपराधिक अवमानना में अवमानना को वर्गीकृत किया गया है। सिविल अवमानना को किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या न्यायालय की अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा करना अथवा न्यायालय से किए गए किसी वचनबंध को जानबूझकर भंग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। आपराधिक अवमानना को किसी भी ऐसी बात का, चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी न्यायालय को कलंकित करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की है, अथवा जो उसके प्राधिकार को अवनत करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसे अवनत करने की है। अवमानना के विरुद्ध कार्रवाई करने की सीमा अवधि उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि है जब अवमानना की गई है। न्यायालय की अवमानना के अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता। अवमानना के अधिकार क्षेत्र का प्रयोजन न्यायालय के महत्व और गरिमा को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि जनता के मन में उसकी छवि किसी प्रकार खराब ना हो। यदि कोई आम आदमी अपने अशोभनीय शब्दों या लेखों के माध्यम से उस न्यायाधीश के प्रति अपना आदर खो देता है जो अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो न्यायालय के प्रति विश्वास में काफ़ी कमी आती है और अपराधी को दंडित किए जाने की आवश्यकता होती है। अवमानना के कानून का मूल न्यायाधीश के रूप में कार्यरत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने से बढ़कर न्याय की रक्षा करना है। क्या अवमानना की कार्रवाई करना अनुशासन लागू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायमूर्ति कर्णन का आचरण एक न्यायाधीश के अनुरूप नहीं था। उनके द्वारा दिए गए बयान और अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों के खिलाफ दिए गए आदेश बिल्कुल वैध नहीं थे। न्यायालय कर्णन को अवमानना का दोषी बताने में सही था, परंतु उसके आदेश में उतनी स्पष्टता और संगति नहीं थी जितनी देश के उच्चतम न्यायालय से आशा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का आदेश अस्पष्ट था और वह संविधान के संगत नहीं था। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस संबंध में वे उसके अधीनस्थ नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना का केस चलाकर शायद भानुमति का पिटारा खोल दिया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का बराबर का दर्जा है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इन बराबर के पदों में सबसे ऊपर आता है। यह एक स्वीकार्य कथन है। इससे कुछ अवांछित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि उच्च न्यायालयों के पास स्वयं अवमानना से संबंधित शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई किए जाने की अब पूरी संभावना है। सैद्धांतिक दृष्टि से अब उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं। नियमानुसार जब न्यायालय की अवमानना की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और संभवतः भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं। आगे का रास्ता क्या है?
उच्चतम न्यायालय को इस मामले को अलग तरीके से निपटना चाहिए था, ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ अवमानना का दंड भी दिया जा सकता था। उसे अगले माह जस्टिस कर्णन की सेवानिवृत्ति तक के लिए आंतरिक सुधारात्मक व्यवस्था करनी चाहिए थी और यह आदेश देना चाहिए था कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कारावास प्रारंभ होगा। विकल्प के तौर पर उसे न्यायिक प्रशासन को यह निर्देश देना चाहिए था कि इस मामले को विधायिका के पास भेजा जाए। यह बेहतर होता कि यदि महाभियोग के मामले को विधायिका के ऊपर छोड़ दिया जाता और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप किया जाता। इसके साथ साथ न्यायाधीश को अपने बचाव में कुछ कहने, अधिवक्ता रखने और दलील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए था।